हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। चलिए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम बात करें धारा 21 के बारे में। अगर आप लॉ से संबंधित स्टूडेंट हैं, PCSJ या UPAPO या अन्य किसी APO की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके लिए। प्री और मेंस दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं कि वह कौन व्यक्ति है या कौन स्वीकृत को साबित कर सकता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक में दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। और ये होगी धारा 21 की दूसरी लेक्चर। धारा 21 किस बारे में बात करती है, फटाफट शुरू करते हैं लेक्चर को। स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, इसी बात को डिफाइन करती है धारा 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। धारा 21 में इसी बात को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं पुनः बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से देख लीजिए तो ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये धारा 21 की दूसरी और अंतिम लेक्चर है। अगर किसी पक्षकार के अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृत की जा रही है या किसी पक्षकार के द्वारा स्वीकृत की जा रही है तो निश्चित रूप से यह पक्षकार के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। या तो पक्षकार स्वयं स्वीकृति कर रहा है या उसके किसी अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृत की जा रही है, तो इस स्वीकृति को उस पक्षकार के जो है विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। स्वीकृति सदैव उसके करने वाले या उसके हितप्रति के विरुद्ध होने पर ही सुसंगत होती है। जिस व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत की जा रही है या उस व्यक्ति के विरुद्ध हो या कि उस व्यक्ति के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही हो या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध होने पर ही स्वीकृति सुसंगत होती है, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। इसी को हम धारा 21 में जान रहे हैं। केस लॉ के बारे में हम बात करेंगे। एक केस लॉ विधि परामर्शी वर्सेस ललित मोहन सिंह राय का मामला है और मैंने पढ़ा था JIC में, मुझे याद नहीं है कि किस पेज पर है, लेकिन ये मामला मैंने पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। ललित मोहन सिंह राय एक व्यक्ति हैं और ये हत्या के अभियुक्त थे। ललित मोहन राय हत्या के अभियुक्त थे। स्टोरी ये है कि पुलिस थाने जाकर ललित मोहन राय द्वारा हत्या की FIR लिखवाई गई। हत्या के FIR लिखवाने में हत्या से पूर्व की घटनाओं का जिक्र ललित मोहन सिंह द्वारा किया गया और हत्या किस प्रकार से की गई है इसका ब्यौरा भी पुलिस वालों को ललित मोहन ने दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में ये मामला जो था यह अब निर्धारित किया गया था इस मामले में कि पूर्व धाराओं, जो पूर्व की घटनाएं हैं, का अभिकथन स्वीकृति की कोर्ट में आता था। जो पूर्व का कथन था वो स्वीकृति की कोर्ट में आता था और आता है। अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति FIR लिखवाने गया तो वो बताता है कि हत्या से पहले क्या घटना हुई है, तो निश्चित रूप से ये स्वीकृति की कोर्ट में, क्योंकि वो उस बात को जानता है या उसको किसी ने बताया या वो चश्मदीद साक्षी है। तो मृत्यु से पहले की पूर्व की घटना के बारे में यह स्वीकृति की कोर्ट में आता था और पूर्व की और जो संस्वीकृति की कोर्ट में नहीं आता था। ये केवल संस्वीकृति की कोर्ट में ना आने के कारण और स्वीकृति की कोर्ट में आने के कारण ये अभियुक्त के विरुद्ध अर्थात ललित मोहन सिंह राय के विरुद्ध ये घातक हो गया। इसके विरुद्ध पढ़ा जाने लगा कि इतनी बातें ये कैसे जानते हैं, घटना से, मृत्यु से पहले की घटना और किस प्रकार से मृत्यु हुई, इसका इतना डिटेल ये कैसे जानते हैं। ये बात उनके लिए घातक हो गई और अभियुक्त के विरुद्ध वो साक्ष्य के रूप में ग्रह हो गई, क्योंकि यह स्वीकृति की कोर्ट में आने वाली बात थी
और संस्कृति की कोर्ट में ना आने वाली बात थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इसको इस बात को किया या मैंने इस बात को देखा, उसकी संस्वीकृत ना करके उन्होंने स्वीकृत की कि ये बातें हुई थी। इसलिए ललित मोहन सिंह राय को हत्या के मामले में अभियुक्त बना दिया गया। स्वीकृति सदैव, मैंने बताया कि स्वीकृति सदैव उसको करने वाले या उसके हितप्रति के विरुद्ध होने पर ही सुसंगत होती है। और इस केस लॉ में आप देख रहे हैं कि स्वीकृति जो कर रहा है उसके जो है उसी व्यक्ति के विरुद्ध हो गई है, अर्थात ये सुसंगत हो गई है और इसे साबित किया जा सकेगा न्यायालय में। इसके 3 अपवाद भी हैं। अगर हम बात करें अपवाद की, पहली बात तो हम बात करें सेक्शन 32 की, इसी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 की अगर हम बात करें तो सुसंगत कथन जो धारा 32 के में मैंने पहले बताया पिछली लेक्चर में कि 8 खंड हैं। इन 8 खंडों में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाला सभी कथन इस धारा के अधीन ग्राह्य होगा, न्यायालय एक्सेप्ट करेगी। दूसरी बात हम जाने कि मन की या शरीर की दशा के बारे में, कथन के बारे में धारा 14 हमने पढ़ा है और धारा 14 के अधीन मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व सर्वदा सुसंगत होते हैं। ये हमने पिछली लेक्चर में धारा 14 में, इसी एविडेंस एक्ट की धारा 14 में हमने पढ़ा था। तो अगर धारा 14 की लेक्चर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, प्लस पिछले लेक्चर की धारा 21 की भाग 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर धारा 14 आप समझ लेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे इसको, और अगर पहली लेक्चर आप देख लेंगे तो और बेहतर तरीके से आप इसको समझ लेंगे। धारा 32 के बारे में हम आगे जानेंगे, धीरे धीरे हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्ति जो कुछ कहता है उसे स्वयं के लिए साक्ष्य में प्रयोग नहीं कर सकता है और स्वीकृत के रूप में नहीं, किंतु अन्यथा सुसंगत कथन जो हैं वे एक्सेप्टेबल हैं इस एक्ट के अंतर्गत और इस धारा के अंतर्गत। तो लगभग जो है धारा 21 जो मैंने उदाहरण बताए और केस लॉ के माध्यम से और महत्वपूर्ण बातें, जो ध्यान देने वाली बातें मैंने बताई, उनको अगर आपने प्रकाश डाला होगा या 1 से 2 बार लेक्चर को अब आप और देख लेंगे तो निश्चित धारा 21 आपको कंफर्म हो जाएगी। फिर भी अगर धारा 21 में कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करिए। अगली लेक्चर में मिलेंगे हम धारा 22 में। धारा 22 जो बात कहती है वो कहती है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होती है, इसके बारे में हम जानेंगे धारा 22 के बारे में। अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों के काम लायक है ये वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इस चैनल के अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।